अगर किसी औरत की जलन किसी जिन्नात तक पहुंच जाए तो मौत भी प्यार समझी जाती है। उसने प्यार मांगा था, जिन्नात ने लाश दे दी। एक लड़का, दो प्यार और एक जिन्नात जिसे जलन बहुत पसंद थी। यह कहानी इश्क की नहीं, एक जिन्नात के शौक की है। रात के 2:15 हो रहे थे और दीक्षा अकेली पुराने वाले मंदिर में कोई हवन करा रही थी। ये हवन कोई आम हवनों में से नहीं था। ये हवन था किसी के ऊपर काबू पाने का हवन। इस हवन के जरिए वो किसी पर इस तरह से काबू पाना चाहती थी ताकि वो किसी को हासिल कर सके, अपना बना सके। वो कौन है, ये एक रहस्य है। मंदिर के अंदर सिर्फ हवन कुंड की आग जल रही थी। हवा भारी थी और दियों की लौ बार बार कांप रही थी। मंत्रों की गूंज के बीच पंडित जी ने एक बार फिर दीक्षा को रोकने की कोशिश की। बेटा दीक्षा, ये हवन जितना तुम आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है। जो क्रिया तुम कर रही हो ये कल को तुम पर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये क्रिया आम लोगों के लिए नहीं है। ये क्रिया है जिन्नात के ऊपर। तो जिस जिन्नात के ऊपर काबू पाना चाहते हो वो जानलेवा भी हो सकता है, और जानलेवा इस कदर जानलेवा कि कल को हो सकता है ये तुम पर भी भारी पड़े। कहीं ये पासा तुम पर ही ना पड़ जाए उल्टा। इसलिए ये करने से पहले तुम अच्छे से सोच लो। पंडित जी, मैंने सोच लिया है। जो मैं पाना चाहती हूँ अगर वो मुझे नहीं मिला तो मेरी जिंदगी होने का भी कोई फायदा नहीं। फिर चाहे उसके बाद कुछ भी हो, बस मेरी चाहत पूरी होनी चाहिए। किचन में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। चूल्हे पर सब्जी पक रही थी और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। प्रिया ध्यान से खाना बना रही थी। उसी वक्त पीछे से वीरेन धीरे धीरे उसके पास आया और शरारती अंदाज में उसे छेड़ने लगा। किचन में हंसी, नोक-झोंक और प्यार की गर्माहट थी, जहां यह वो पल थे जब दोनों अपनी दुनिया में खोए हुए थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द ये खुशियां किसी की जलन की भेंट चढ़ने वाली हैं। वीरेन, तुम शांति से नहीं रह सकते क्या? जब देखो तब तुम मुझे छेड़ते रहते हो। अरे तुम्हें नहीं छेड़ूंगा तो और किसे छेड़ूंगा? तुम तो मेरी पत्नी हो ना। हाँ हाँ ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मुझे जब देखो तब गुदगुदी करते रहोगे। अरे यही तो मेरा तरीका है तुम्हें प्यार दिखाने का। आखिर कब समझोगी तुम? हाँ, सब समझती हूँ मैं तुम्हारे प्यार को। ये प्यार है या कुछ और? अच्छा, जब तुम समझ ही गई हो तो थोड़ा इधर आओ ना। अरे छोड़ो भी मुझे, किचन में खाना बनाना है। अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर तुम मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। जल्दी आ जाना खाना लेकर। मैं तुमसे दूर एक पल भी नहीं रह सकता। समझ गई। सच? हाँ बाबा, आ रही हूँ, बस थोड़ी सी देर और। ठीक है। घर के अंदर से खाने की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। प्रिया किचन से निकलकर लंच टेबल सजाने लगी थी। दीक्षा को अचानक देखकर वीरेन खुशी से उसे अंदर बुला लेता है। दीक्षा अभी भी गेट के पास ही खड़ी थी। तभी वीरेन की नज़र उस पर पड़ जाती है। अरे दीक्षा, तुम कब आई? आओ अंदर आके बैठो। देखो प्रिया ने गरम गरम खाना बनाया है, हमारे साथ लंच कर लो। अरे हाँ, क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही दीक्षा की नज़र प्रिया पर पड़ती है, उसकी आंखों में एक पल के लिए जलन साफ दिखाई देती है। वो प्रिया को घूरने लगती है, पर अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लेती है। वो जानती थी ये घर अब उसका नहीं है। मुस्कान ओढ़कर वो एक बार फिर वही दोस्त बन जाती है जिसे सब कुछ सामान्य दिखाना आता है। अरे हाँ, खुशबू तो यहाँ तक आ रही है, आती हूँ मैं भी। दीक्षा जाके वीरेन के पास बैठ जाती है। प्रिया अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हंसी भी होती है, बातें भी। लेकिन उस टेबल पर तीसरा इंसान नहीं, तीसरी जलती हुई सोच बैठी होती है।
अरे दीक्षा, कोई काम था क्या तुम्हें? कल भी तो तुम आके गई थी। अरे नहीं प्रिया, वो क्या है, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम दोनों से मिलती जाऊं। अच्छा, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। अब तुम हमें लंच में ज्वाइन कर सकती हो। खाना बहुत अच्छा था। हाँ प्रिया, सच में। धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। दीक्षा चली जाती है। खाना खत्म होते ही दीक्षा वहां से चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है एक अनकहा तनाव। 1 हफ्ता बीत चुका था। रात फिर से वही थी, वही सन्नाटा और वही पुराना मंदिर। धुएं से भरा हुआ मंदिर, जली हुई हवन सामग्री की गंध और दियों की कांपती लो। दीक्षा एक बार फिर उसी पंडित के सामने बैठी थी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि जिद, पागलपन और एक अजीब सी क्रूर शांति थी। वो जानती थी कि आज जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पंडित मंत्रों की किताब बंद करता है और गंभीर आवाज में दीक्षा की तरफ देखता है। पंडित जी, आपने कहा था कि 1 हफ्ते बाद जब हम दूसरा हवन करेंगे तो हम जिन्नात पर अपना काबू पा लेंगे। हाँ दीक्षा, आज पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं। दूसरा हवन आज ही होगा। इसके बाद जिन्नात तुम्हारे बस में होगा। तुम जो बोलोगी वो वही करेगा। लेकिन ध्यान रहे, जिन्नात कोई भी काम बिना कीमत के नहीं करता। वो अपनी कीमत खुद तय करता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया है पंडित जी। वीरेंद्र का प्यार पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कोई भी बलिदान दे सकती हूँ। अगर वीरेंद्र मुझे नहीं मिला तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे उसके बाद कुछ भी हो जाए। वीरेंद्र ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है? 3 साल तक हम कॉलेज में साथ रहे। मैंने उसे बेइंतहा प्यार किया। क्या उसे कभी मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखा? मैंने कभी किसी और लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वीरेंद्र से प्यार करती थी और कॉलेज खत्म होते ही वो प्रिया से शादी कर लेता है। मैं आज भी उन्हीं कॉलेज के दिनों में अटकी हूँ और वीरेंद्र और प्रिया खुश हैं। मैं ये नहीं देख सकती। वीरेंद्र पर सिर्फ मेरा हक है। मैंने उसे सालों से चाहा है। कोई अचानक आकर उसे मुझसे छीन नहीं सकता, चाहे उसके बदले मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मंदिर की दीवारों पर रात और गहरी हो चुकी थी। हवन कुंड की आग अब पहले से ज्यादा भड़क रही थी। मंत्रों की गूंज मंदिर की छत से टकराकर लौट रही थी। दीक्षा की आंखों में अब डर नहीं था, बस एक जुनून था, एक जिद, कुछ भी हासिल कर लेने की जिद। वो पंडित की तरफ देखती है और बिना रुके बोल उठती है। पंडित जी, आप जल्दी शुरू कीजिए हवन और मुझे मेरा जो मुकाम है उसे हासिल करने में मेरी मदद कीजिए। बदले में आप जो चाहोगे वो मैं दूंगी। ठीक है दीक्षा। हवन शुरू हो जाता है। लगातार 2 घंटे तक मंत्रों का जाप चलता रहता है। अगरबत्तियों की गंध, धुएं की मोटी परत और आग की तेज लपटें पूरे मंदिर को जकड़ लेती हैं। अचानक हवन कुंड की आग से एक काला साया निकलता है। ऐसा साया, इतना भयानक कि अगर कोई आम इंसान देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन दीक्षा जरा भी नहीं डरी। वो उस साये को एक टक देखती रही। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि सुकून और खुशी थी, जैसे उसकी मंजिल अब बस एक कदम दूर हो। अब तुम मेरे काबू में हो। जो मैं कहूंगी तुम्हें वही करना होगा और बदले में जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा काम होने के बाद जो भी मुझे चाहिए होगा वो मैं खुद ले लूंगा, और वो क्या होगा ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मुझे मंजूर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या मांगोगे। दीक्षा एक कदम आगे बढ़ती है। उसकी आवाज अब और ठंडी हो जाती है। तुम ऐसा करो, मेरे अंदर समा जाओ और जब जब मैं कहूँ, जैसा जैसा कहूँ वैसा ही करना। मुझे अपना प्यार चाहिए, वो प्यार जिसने कभी मेरी कीमत नहीं समझी, मेरे प्यार को प्यार नहीं समझा। अब वक्त आ गया है उसे पाने का। काला साया धीरे धीरे दीक्षा के अंदर समा जाता है। मंदिर एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। दीक्षा उठती है और बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। अगले ही दिन
दीक्षा प्रिया और वीरेन के घर पहुंचती है। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली होती है, वही पोटली जो पंडित ने उसे घर में रखने के लिए दी थी, और साथ में एक मीठा जिसे वीरेन को खिलाने का आदेश था। उस वक्त प्रिया घर पर नहीं होती, वो बाहर सामान लाने गई होती है। दीक्षा इसी मौके का इंतजार कर रही थी। लो वीरेन, मैं मंदिर गई थी, पंडित जी ने प्रसाद दिया है, खा लो। अरे अच्छा, ठीक है। मीठा खाते ही वीरेन के चेहरे का रंग बदलने लगता है। वो कुर्सी पर बैठ जाता है, उसका सिर झुकने लगता है। लगता है तुम थके हुए हो, थोड़ा आराम करो, हम कल मिलते हैं। दीक्षा बिना देर किए घर से निकल जाती है, प्रिया के लौटने से पहले ही। पीछे वीरेन अकेला बैठा रहता है और उसके अंदर कुछ अजीब सा जाग चुका होता है। जिन्नात अब अपना काम शुरू कर चुका था। दीक्षा शैतानी मुस्कान के साथ वहां से निकल जाती है। मीठा खाने के कुछ ही देर बाद वीरेन को सिर भारी सा लगने लगता है। उसकी आंखें बोझिल हो जाती हैं और वो वहीं सो जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर बाद प्रिया बाजार से घर लौटती है। हाथ में सामान होता है और चेहरे पर थकान। वो कमरे में जाती है और वीरेन को सोता हुआ देखकर धीरे से उसे जगाती है। वीरेन, उठिए, आप ऐसे यहाँ क्यों सो रहे हैं? वीरेन, क्या है? इतना शोर क्यों कर रही हो? प्रिया चौंक जाती है। ये वही वीरेन नहीं लग रहा था जो थोड़ी देर पहले तक उससे प्यार से बात करता था। वीरेन उठकर बैठता है। उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी, चेहरे पर गुस्सा। मैं तो बस आपको जगा रही थी, आप ठीक तो है ना? अपने काम से मतलब रखो। जब देखो तब चैं 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 करती रहती हो। मुझसे दूर रहा करो, समझी? प्रिया के मन में उथल पुथल मची हुई थी। कल तक जो वीरेन उससे प्यार से बात करता था, आज उसी के शब्दों में जहर घुला हुआ था। प्रिया सोच में डूबी हुई थी। प्रिया, कल तक तो ये ठीक थे। अभी सुबह जब मैं गई थी तब भी इनका मूड सही था। ये अचानक मुझसे भड़क भड़क के बातें क्यों कर रही हैं? शायद तबीयत ठीक नहीं है। छोड़ो, ठीक है, आप आराम कर लो। प्रिया वहां से चली जाती है। उधर वीरेन बिस्तर पर लेटा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो जिन्नात बस चुका था, अब उसका मन सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था, दीक्षा। वीरेन बेचैन होने लगता है। उसे दीक्षा को देखने की तीव्र इच्छा होने लगती है। मुझे दीक्षा से मिलना है। मैं अभी दीक्षा से मिलने जा रहा हूं। वीरेन जैसे ही घर से निकल लगता है, दीक्षा को तभी अचानक दीक्षा सामने आ जाती है। कहाँ थी तुम? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वीरेन की ये बातें सुनकर प्रिया को बहुत अजीब लगता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इन्हें क्या हो गया है? कल तक तो ये मुझसे कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, आज अचानक इन्हें दीक्षा इतनी अच्छी क्यों लगने लगी? क्या ये अब मुझसे प्यार नहीं करते? क्या इन्हें दीक्षा पसंद आने लगी है? क्या ये दीक्षा से प्यार करते हैं? उधर दीक्षा सब कुछ समझ रही थी। वो जानती थी कि ये सब क्यों हो रहा है। उसके होठों पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान आ जाती है। अरे बाबा, मैं जरा काम में फंस गई थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब अपन ढेर सारी बातें करेंगे और साथ में समय बिताएंगे। दीक्षा घर के अंदर आ जाती है। वीरेन और दीक्षा हंसी ठिठोली करने लगते हैं। वीरेन दीक्षा को ऐसे देखने लगता है जैसे वो उसकी प्रेमिका हो। उसकी नजरों में सिर्फ दीक्षा ही दिखाई देती है। ये सब देखकर दीक्षा के दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। आखिरकार जो मैं चाहती थी वही हो रहा है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन प्रिया ये सब देख नहीं पाती। उसके अंदर गुस्सा, दर्द और बेबसी भर जाती है। वो वीरेन से बात करना बंद कर देती है। घर में रहते हुए भी वो जैसे अकेली हो जाती है।
वीरेन को इस बात का होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। उसके लिए अब प्रिया की कोई अहमियत नहीं बची थी। प्रिया दिन ब दिन टूटने लगती है। एक दिन घर की सफाई करते हुए प्रिया को एक पोटली मिलती है, वही पोट जो दीक्षा घर में छोड़ गई थी। प्रिया उसे उठाती है, अंदर देखती है, सिंदूर, नींबू, अजीब सी चीजें। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। ये सब क्या है? ये सब मेरे घर में कैसे आया? कल से वीरेन का रवैया भी मेरे लिए पूरी तरह बदल चुका है और दीक्षा के लिए वो बहुत अच्छा हो गया है। कहीं ये सब दीक्षा का किया हुआ तो नहीं? प्रिया को अचानक याद आता है कि वीरेन ने एक बार बताया था दीक्षा उसकी कॉलेज की बहुत अच्छी दोस्त है। कहीं दीक्षा वीरेन से प्यार तो नहीं करती और उसे पाने के लिए ये सब कर रही हो? मुझे किसी से बात करनी होगी, किसी ऐसे इंसान से जो इसका तोड़ बता सके। प्रिया चुपचाप वीरेन को बिना बताए उस दिन घर से निकल जाती है। वो पोटली साथ लेकर एक मंदिर में जाती है। वहां एक ज्ञानी साधु बैठे होते हैं। कांपते हाथों से वो सामान साधु के सामने रख देती है। महाराज, ये देखिए, ये सब मुझे मेरे घर में पड़ा मिला और मेरे पति का व्यवहार दिन ब दिन मेरे लिए बदलता जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? साधु जी ध्यान से प्रिया के हाथ में पकड़ी पोटली को देखते हैं। उनकी आंखें गंभीर हो जाती हैं, मानो बहुत कुछ समझ गए हों। बेटी, ये जो सामान तुम लेकर आई हो, इसे देखकर साफ लगता है कि तुम्हारे पति पर जिन्नात का साया लगाया गया है। जिन्नात? महाराज, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बेटी, जब जिन्नात किसी के पीछे पड़ जाता है तो या तो वो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देता है या फिर किसी और के लिए आबाद। जो जिन्नात तुम्हारे पति के पीछे लगा है, उसका मकसद तुम्हें उससे अलग करना है। प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। डर और बेबसी उसके चेहरे पर साफ झलकने लगती है। अगर तुम अपने पति को ठीक करना चाहती हो तो उसका उपाय भी तुम्हें ही करना होगा। ये लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता, सिर्फ तुम। लेकिन महाराज, अगर मैं डर गई तो? अगर तुम पीछे हटी, अगर तुम डर गई तो बेटी, तुम अपना पति हमेशा के लिए खो दोगी। किसी ने जानबूझकर जिन्नात को तुमसे दूर करने के लिए तुम्हारे पति के पीछे लगाया है। उसका असली इरादा क्या है, ये तो वही जानता है, पर तुम्हें हर पल सतर्क रहना होगा। महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटी, अभी तुम्हारा पति तुमसे गलत व्यवहार करेगा। वो तुम पर गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, लेकिन तुम्हें हर हाल में शांत दिमाग से काम लेना होगा। ये सामान तुम यहां लेकर आई, ये बहुत अच्छा किया तुमने। इसी वजह से जिन्नात तुम्हारे घर में बना हुआ है और अब उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होगी। ये लो, अपने घर की चारों दीवारों पर स्वस्तिक बना देना और मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह बना देना, ताकि कोई भी बुरी शक्ति घर के आसपास भी आए तो उसका असर न हो। और कुछ दिनों के लिए तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। वहां रहकर खुद को मजबूत करो, क्योंकि आगे की राह आसान नहीं है। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगी। प्रिया भारी मन और डर से भरे दिल के साथ आश्रम से बाहर निकलती है। अब उसे समझ आ चुका था, ये सिर्फ उसके रिश्ते की नहीं, बल्कि उसके प्रेम और साहस की परीक्षा है। प्रिया रोती हुई सीधे अपनी माँ के पास पहुंचती है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, आवाज कांप रही है। दिल में दर्द और सवालों का तूफान लिए वो अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मुझसे अब और सहा नहीं जा रहा। अचानक सब कुछ बदल गया है। वीरेन, जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे, आज मेरे सामने किसी और के साथ प्यार जता रहे हैं, हंस रहे हैं, उसे बाहों में भर रहे हैं और मुझसे बात तक नहीं करते। शांत हो जा बेटा, पहले गहरी सांस ले, मुझे सब साफ साफ बता। प्रिया अपनी माँ को वीरेन का बदला हुआ व्यवहार, उसकी चिड़चिड़ाहट, दीक्षा का घर आना जाना और घर में मिली वो रहस्यमयी पोटली, सिंदूर, नींबू और बाकी सामान सब कुछ बता देती है।
माँ, मुझे डर लग रहा है। ये सब देखकर लगता है जैसे कोई अनहोनी हो रही है। मेरा घर, मेरा सुहाग सब टूटता हुआ दिख रहा है। माँ की आंखों में गहरी गंभीरता उतर आती है। वो प्रिया की बात सुनकर सब समझ जाती है। बेटा, जो लड़की ये सब कर रही है उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। ये साधारण बात नहीं है। तुम्हारे पति पर किसी ने वश किया है। तो क्या वीरेन जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे? नहीं बेटा, अभी वो अपने होश में नहीं है। जो कर रहे हैं किसी और के वश में आकर कर रहे हैं। इसलिए ऐसे समय में तू अपने पति को छोड़कर कहीं मत जाना। पर माँ, मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं उन्हें किसी और के साथ देखती हूँ। मैं समझती हूँ बेटा, पर एक अच्छी पत्नी वही होती है जो अपने पति को अंधेरे से बाहर निकाले। तू उसे गलत ना समझ। एक सती बनकर अपने प्रेम और विश्वास से उसे वापस ला। माँ थोड़ी देर रुकती है, फिर उदाहरण देती है। तू जानती है ना, सती ने यमराज से भी लड़कर अपने पति को वापस पाया था। यहाँ तो तेरा पति जिंदा है, तो फिर ये शैतानी ताकत क्या चीज है? तू उससे लड़, मैं तेरे साथ हूँ। माँ, तुम सही कह रही हो। वो पत्नी ही क्या जो अपने पति को किसी के जाल से ना बचा सके। मुझे पता है वीरेन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जिसने भी ये सब किया है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जा बेटा, ईश्वर तेरे साथ है। प्रिया अपनी माँ को प्रणाम करती है। आंखों में आंसू और दिल में संकल्प लिए अपने घर, अपने पति और उस अंधेरे से लड़ने के लिए वापस निकल पड़ती है। दोस्तों, इसकी अगली कड़ी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में भाग 2 लिखना मत भूलिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें ऐसी डरावनी कहानियां लाने की ताकत देता है।